हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम बैक टू रावेंद्र एकेडमी। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। शॉर्ट पेज वाइंडिंग हम प्रीवियस लेक्चर में खत्म कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक वाइंडिंग को वाउंड करने के लिए दो स्लॉट की जरूरत पड़ती है। तो जैसे एक वाइंडिंग, ये हमने एक स्टेटर बना दिया, ये दो स्लॉट्स हमने बना दिए। ये है स्लॉट 1 और ये है स्लॉट 2, राइट। हमने एक वाइंडिंग को वाउंड कर दिया और मान लेते हैं इस वाइंडिंग में क्या है, 90 टर्न्स। 90 टर्न्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। तो याद रखिएगा, आपको मैं डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हम उसे बोलते हैं अगर इसी 90 टर्न क्वाइल को हम कुछ और स्लॉट्स में बांट दें। If we divide this 90 turns of coil in more number of slots, then it is called distributed winding. For example, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है गाइस। मान लीजिए हमने 3 स्लॉट्स बना दिए हैं, राइट। हमने क्या किया कि पहले हमारे पास एक कॉइल थी 90 टर्न की और उसे हमने सिर्फ 2 स्लॉट में वाउंड किया हुआ था और एक ही कॉइल के फॉर्म में हमने वाउंड किया था, तो उसे बोल रहे थे हम कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। बट अब हमने क्या किया, हमने इस 90 टर्न को डिवाइड कर लिया है 30 टर्न और 30 टर्न में। तो 30 टर्न की जो कॉइल है हमने इन दो स्लॉट्स में वाउंड कर दिया। बाकी जो बची हुई 30 टर्न्स है वो हमने इन दोनों स्लॉट्स में वाउंड कर दिया और जो बाकी बची हुई 30 टर्न्स हैं हमने इन दो स्लॉट्स में वाउंड कर दिया। तो अगर हम कंबाइनली देखें तो इन 30 टर्न्स और 30 टर्न्स, टोटल यहाँ भी कितने टर्न्स हैं? 90 टर्न्स। यहाँ भी 90 टर्न्स हैं, बट डिफरेंस क्या है? इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। करेक्ट, बहुत सिंपल है। आप दोनों में देख के डिफरेंस कर सकते हो कि एक को हमने सिर्फ एक मतलब एक जो वाइंडिंग है हमने उसको 2 स्लॉट तक सीमित रखा है, 90 टर्न्स उस वाइंडिंग में है और पूरी 90 की 90 टर्न्स हमने दो ही स्लॉट में वाउंड कर दिया। बट यहाँ पे उस 90 टर्न को हमने 30 पार्ट में डिवाइड करके उसको 6 स्लॉट्स में वाउंड कर दिया है, मतलब 3 अलग अलग पार्ट्स में उसे वाउंड कर दिया है। तो इसे हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। इससे पहले वाली जो वाइंडिंग है उसे हम बोल रहे थे कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। आई होप अब जो डिफरेंस है आप कर पा रहे होगे, राइट। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, सॉरी, शॉर्ट पिच और फुल पिच्ड वाइंडिंग। तो हमने देखा था कि जब किसी फुल पिच वाइंडिंग को हमने शॉर्ट पिच किया था तो हमें एक नया टर्म मिला था, दैट इज केपी, जिसे हम बोल रहे थे पिच फैक्टर। ये आता है किसी भी कॉइल को शॉर्ट पिच करने की वजह से। तो सिमिलरली किसी भी वाइंडिंग को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही होता है बांटना। तो हमने इस 90 टर्न को 30-30 में बांट के अलग अलग स्लॉट्स में लगा दिया, इसीलिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड बोल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट, किसी भी वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें एक टर्म मिलता है केडी, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और हमें इसी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को क्या करना है, निकालना है। जैसे Kp जो पिच फैक्टर था वो ईएमएफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई हुआ था, याद है। सेम उसी तरह से
KD को भी हमें EMF इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो EMF है उसमें भी चेंज आता है KD टर्म्स में। तो इस KD का मल्टीप्लिकेशन हमें EMF इक्वेशन में करना पड़ेगा, और ये KD आता है निकालने को एग्जामिनेशन में। तो चलिए हम निकालते हैं इस KD को। तो इस KD को, जो कि हमें किसी भी वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो फैक्टर मिलता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को बेल्ट फैक्टर भी बोला जाता है, दूसरे टर्म में हम इसे स्प्रेड फैक्टर भी बोलते हैं, या इसे ब्रेड फैक्टर भी बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में इनमें से किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको फाइनली निकालना क्या होगा? KD, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो चलिए हम बना लेते हैं एक छोटा सा डायग्राम, जहां से मैं आपको समझाऊंगा कि KD की वैल्यू कैसे निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल डेरिवेशन। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, लेक्चर को देख के आई हो। चलिए, तो ये बन गया आपका एक स्टेटर। यह है स्टेटर, और हमने इसमें स्लॉट्स बना दिए हैं। मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। थोड़ा सा पास पास बनाइए। ये आपका स्टेटर है। स्लॉट्स हम बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमने एक स्टेटर का एग्जांपल लिया है, और हमने एज्यूम कितना किया है? टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, टोटल स्लॉट्स हमने एज्यूम किया है 18। आप कितना भी ले सकते हो, आपको सिर्फ डेरिवेट करना है KD, जो हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो टोटल हमने लिया है 18 स्लॉट्स। अब हम बना देते हैं एक रोटर। तो ये हमने बना दिया एक रोटर, जिसमें है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। करेक्ट। नॉर्थ और साउथ कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया है पहले। हमारे पास टोटल स्लॉट्स हैं 18। ये जो ब्लैक कलर के आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ये स्लॉट्स हैं, राइट, कंफ्यूज मत होइएगा। तो टोटल 18 स्लॉट्स हैं। टोटल पोल्स कितने हैं हमारे पास बताइए? टोटल पोल्स हमारे पास है 2, एक नॉर्थ एक साउथ। तो स्लॉट्स पर पोल कितने हो जाएंगे? स्लॉट्स पर पोल, टोटल स्लॉट्स हैं 18, टोटल पोल्स हैं 2, तो स्लॉट्स पर पोल हो गए हमारे पास 9। स्लॉट्स पर पोल इज इक्वल टू 9। स्लॉट्स पर पोल का मतलब क्या है कि एक पोल के अंडर में कितने स्लॉट्स आएंगे, उसे बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल। अब मान लीजिए हमारे पास टोटल 3 फेजेस हैं, जो मशीन है वो 3 फेज की है। फेज है हमारे पास 3, तो स्लॉट्स पर पोल हमारे पास 9 है, और टोटल फेज हमारे पास 3 है। तो स्लॉट्स पर पोल पर फेज कितना हो जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 3। स्लॉट्स पर पोल पर फेज, स्लॉट्स पर पोल हमारे पास है 9, फेज है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? स्लॉट्स पर पोल, और ये पोल फेज से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, इज इक्वल टू 3। स्लॉट्स पर पोल पर फेज हमारे पास कितने आ गए? 3।
अब इसी स्लॉट पर पोल पर फेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m, दैट इज 3 से। स्मॉल m हमारे पास कितना आ गया 3, और इसी स्मॉल m को क्या बोलते हैं हम, फेज बेल्ट। बोला जाता है क्या, फेज बेल्ट। मतलब हमारे पास तीन तीन स्लॉट्स का क्या है, बेल्ट है। तो हम तीन तीन स्लॉट्स का एक बेल्ट मान लेते हैं। ये तीन स्लॉट, ये तीन स्लॉट, तीन, 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 और ये तीन। हमारे पास फेज बेल्ट आ गया तीन, मतलब तीन तीन स्लॉट्स का ग्रुप है हमारे पास। ये है ये है स्लॉट वन। टोटल 18 स्लॉट्स है। ये फेज ए की अगर हम बात करें तो ये है A1, ये है A2, ये है A3। सिमिलरली इसके ऑपोजिट पहले हम A और A डैश लेते थे, बट यहाँ पे हमने वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीन तीन स्लॉट्स में। तो A1 का जो ऑपोजिट वाला पार्ट है वो बन जाएगा A1 डैश, A3 का ऑपोजिट वाला बन जाएगा A3 डैश, और A2 का ऑपोजिट वाला बन जाएगा A2 डैश। सिमिलरली ये हो जाएगा B फेज हमारा। तो ये हो जाएगा अगर B1, ये है B2, तो ये है B3। सिमिलरली आप ऑपोजिट में क्या कर सकते हो, सेम ऑपोजिट वाला, ये हो जाएगा B1 डैश, ये हो जाएगा B2 डैश, ये हो जाएगा B3 डैश। सिंपल है, राइट। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। तो अब मुझे बताइए, एक स्लॉट कितना एंगल बनाता है, एक स्लॉट कितना एंगल कवर करता है, आपको पता होगा, जिसे हम स्लॉट एंगल बोलते हैं, गामा। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पे हमारे पास तीन स्लॉट बन रहे हैं, तो ये तीन स्लॉट कितना एंगल कवर करेंगे। हमारे पास तीन तीन स्लॉट का ग्रुप है ना भैया, क्योंकि हमने जो वाइंडिंग है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तीन तीन स्लॉट, तीन ऊपर तीन नीचे, राइट। अभी ऊपर मैंने डायग्राम बताया था आपको। तो एक जो स्लॉट है वो गामा डिग्री का एंगल बनाता है, तो दूसरा स्लॉट भी गामा डिग्री का एंगल बनाएगा, तीसरा स्लॉट भी गामा डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि ये तीनों, मतलब एक फेज बेल्ट यानी कि तीनों स्लॉट टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, राइट, तो उसे क्या बोलोगे आप, थ्री गामा, गामा 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 थ्री गामा। इसे हम बोलते हैं फेज बेल्ट, सॉरी फेज स्प्रेड। थ्री गामा को हम क्या बोलेंगे, फेज स्प्रेड। और थ्री की वैल्यू क्या है, एम। तो एम गामा हमेशा होता है फेज स्प्रेड, फेज स्प्रेड। ये सारी चीजें आपको काम आएंगे आगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अब हर स्लॉट का जो एंगल है वो है गामा। अब एक चीज मुझे बताइएगा, अभी इस प्रेजेंट कंडीशन में जो नॉर्थ पोल है वो किसके अंडर है, A1 डैश के अंडर। मतलब A1 और A1 डैश में नॉर्थ पोल हमारा, सॉरी, A1 के अंडर है, और साउथ पोल है A डैश के अंडर, करेक्ट। अभी जो नॉर्थ पोल है वो A1 स्लॉट के अंदर है। मतलब अभी जो क्वाइल होगी, याद करिए, A1 और A1 डैश में कुछ इस तरह से बाउंडेड होगी। तो इस क्वाइल में मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि अभी जो क्वाइल है उसमें मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो है E1 या E, और हम रोटर को रोटेट करा रहे हैं प्राइम मूवर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो रोटर है नॉर्थ पोल, ये धीरे धीरे मूव करेगा। अब आ जाएगा ये A2 के नीचे, A2 स्लॉट के नीचे। तो A2 स्लॉट और A2 डैश स्लॉट में जो क्वाइल वाउंडेड है, अब उसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस याद रखिएगा, अल्फा, सॉरी, गामा डिग्री के बाद, क्योंकि दो स्लॉट के बीच में कितना एंगल बनता है, गामा डिग्री। तो इस क्वाइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा अल्फा, सॉरी, गामा डिग्री के बाद। तो
हम मान लेते हैं कि जो दूसरा ईएमएफ है वो गामा डिग्री से क्या करेगा, लैग करेगा, दैट इज ई। करेक्ट। अब ये A2 से किस में गया, ये मान लेते हैं C2 डैश है, तो A2 में हमें E मिल रहा था मैक्सिमम, बट गामा डिग्री के बाद। सिमिलरली C2 में जब हम गए तो भी हमें E ईएमएफ मिलेगा, लेकिन गामा डिग्री के बाद। राइट, मतलब रोटर ऐसे घूमता जाएगा तो हमें हर कॉइल में मैक्सिमम ईएमएफ मिलता जाएगा। अब हर कॉइल अलग अलग स्लॉट में रखी है, एक स्लॉट का एंगल गामा है, तो हमें पूरा जो फेजर मिल जाएगा वो किस तरह से मिलेगा। अगर ये ईएमएफ ई है तो रोटर घूम गया अल्फा डिग्री, तो अब जो दूसरी कॉइल का ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा, सॉरी गामा डिग्री। फिर जो रोटर है वो गामा डिग्री घूम गया, तो जो तीसरा स्लॉट है उसमें मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा। तो जैसे जैसे रोटर रोटेट करता जाएगा, हमें जिस जो भी स्लॉट पोल के अंदर है उस पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होता जाएगा, बट गामा डिग्री के बाद। क्योंकि एक स्लॉट के बाद और एक स्लॉट गामा डिग्री का एंगल बनाता है, तो जो ईएमएफ है वो गामा डिग्री से लैग करता जाएगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये रोटर है, ये ऐसे रोटेट करता जा रहा है, तो अगर अभी इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो इसमें मैक्सिमम कब होगा, गामा डिग्री के बाद, क्योंकि दो स्लॉट के बीच का एंगल गामा डिग्री होता है। राइट, तो गामा डिग्री से जो दूसरा एंगल है वो लैग कर जाएगा, मतलब गामा डिग्री के बाद उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको, इसमें तो अभी हो रहा है ई, बट ये रोटर घूम के यहाँ तक जाएगा तो गामा डिग्री का लैग हो जाएगा इसमें ईएमएफ में, तो ये ईएमएफ गामा डिग्री से लैग कर जाएगा। करेक्ट। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। बट हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम केडी की वैल्यू को डिराइव करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो आपको काम आएगा आगे के जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, बट हमें ये पूरे ईएमएफ को कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ एक फेज के ईएमएफ को कंसीडर करना है। तो हम करेंगे फेज ए के ईएमएफ को कंसीडर, तो हमें 3 ईएमएफ मिलेंगे, क्योंकि हमने एक कॉइल को 3 कॉइल में डिवाइड किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो चलिए 3 ईएमएफ को लेके हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर हम सिर्फ 3 ईएमएफ को कंसीडर करें तो कुछ इस तरह का हमें फेजर मिल जाएगा, कुछ इस तरह का फेजर हमें मिल जाएगा। सॉरी, ये कुछ इस तरह का फेजर हमें मिल जाएगा। करेक्ट। बट अगर हम चाहें तो इस फेजर को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमारा जो फेजर है वो है ई, ये जो फेजर है वो है ई, तो जो दूसरा ईएमएफ हमें ये वाला मिल रहा है वो गामा डिग्री से लैग कर रहा है, तो हम इसको टिप 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 टू टिप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने शिफ्टिंग ऑफ फेजर पढ़ा होगा ईएमएफ में, तो जैसे अभी यहाँ पे ई बन रहा है, तो ये जो ईएमएफ है ये गामा डिग्री से लैग कर रहा है, तो हम इसी ईएमएफ को इसके टिप से अगर शिफ्ट कर दें, इस ईएमएफ को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये है ई, मतलब ये जो एंगल है ये गामा डिग्री सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, हम इसको हटा सकते हैं। राइट। सिमिलरली जो तीसरा ईएमएफ बनेगा वो बनेगा इसके रेस्पेक्ट में गामा डिग्री, और ये हो जाएगा ई। करेक्ट। हम इस फॉर्म में अपने 3 कॉइल के ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए 3 कॉइल के ईएमएफ को रिप्रेजेंट करके अब हम केडी निकालने की कोशिश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। राइट। तो मैंने वीडियो को पॉज करके ये जो छोटा सा फेजर है वो मैंने बनाया है, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यही तो फायदा है रिकॉर्डेड वीडियो में। तो पहला कॉइल याद करिए, हमने 90
टर्न्स की एक ही कॉइल लिया था कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में, फिर हमने उसको 30 टर्न्स और 30 टर्न्स में बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो हमें एक कॉइल का ईएमएफ मिला ई, दूसरे कॉइल का जो ईएमएफ है वो गामा डिग्री से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तीसरे कॉइल का जो ईएमएफ है वो गामा डिग्री से लैग कर रहा है। सिमिलरली अगर हम बी फेज के लिए भी बनाते चले जाएं तो हमें ये एक सर्कल मिलता चला जाएगा, करेक्ट है। तो हमारे पास क्या अब ये ई और ये ई ऐड हो जाएंगे। हम तीन कॉइल का ईएमएफ निकाल रहे हैं, तीनों कॉइल का जो ईएमएफ है वो ई और ई है। तो क्या ये सिंपली ऐड हो जाएंगे? अगर सिंपली ये ऐड हो जाएंगे मतलब अलजेब्रिक सम, क्या बताइए हम इसे ऐड कर दें? बिल्कुल भी हम इसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल का टर्म आ रहा है गामा और गामा। जहां पे भी एंगल का टर्म आता है हम क्या निकालते हैं, अलजेब्रिक सम नहीं निकालते, हम वेक्टर सम निकालते हैं। तो हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो ये हमने निकाल लिया रिजल्टेंट, राइट। मान लीजिए ये सी है और ये है ए, ये पॉइंट जो है वो है ए। बहुत आसान है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो पॉइंट है ये है डी, ये जो पॉइंट है ये है बी, और ये जो पॉइंट है वो है सी। ये जो पॉइंट है वो है सी, करेक्ट। अब मुझे बताइए क्या ये ईएमएफ सारे सेम मैग्नीट्यूड के होंगे? बिल्कुल, जो सारे ईएमएफ हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 90 टर्न्स की कॉइल है तो हमने 30 टर्न और 30 टर्न में डिवाइड किया है, तो तीनों ईएमएफ क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों ईएमएफ बराबर हैं तो हम एक सेट बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं इनका। कैसे बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं? सेंटर ऑफ डिस्टेंस से ये ओरिजिन तक की लाइन बना सकते हैं। ये तीनों का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमारे पास बचे हैं ये सी पॉइंट को भी हमने ऐड कर दिया, और इस ई पॉइंट को भी हमने इस ओ से ऐड कर दिया। मान लेते हैं कि हमने सबका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और सारे बाइसेक्टर जाके कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, पॉइंट ओ पे। तो ये पॉइंट भी बचा हुआ है, इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट भी हमने ज्वाइन कर दिया। अब एक बात मुझे बताइएगा, ये एंगल अगर गामा है, ये एंगल अगर गामा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? बताइए। ये पूरा का पूरा क्या है, 180। ये जो पूरा का पूरा एंगल है ये 180 है। अब 180 में से आप इस गामा को हटा दीजिए, हमें क्या मिलेगा, 180 माइनस गामा। ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 180 माइनस गामा। तो ये पूरा एंगल अगर 180 माइनस गामा है तो ये आधा एंगल कितने का हो जाएगा, ये आधा एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस गामा डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 90 माइनस गामा बाई 2। तो ये वाला एंगल कहलाएगा 90 माइनस गामा बाई 2। ये एंगल वैसे ही आपको दिख रहा है 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो आप क्या बता सकते हो कि ये जो हमें एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा, इसे हम मान लेते हैं एक्स। अब आपको एक छोटा सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, एक्स बी ओ। एक्स बी ओ के दो एंगल्स हमें पता है, एक 90 है मतलब राइट एंगल, और एक है 90 माइनस गामा बाई 2। तो क्या ये वाला एंगल आप बता सकते हो कितना होगा? राइट एंगल ट्राइंगल 10वीं का कॉन्सेप्ट लगाइए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक 90 है, एक 90 माइनस गामा बाई 2 है, तो जो तीसरा एंगल है वो हो जाएगा गामा बाई। अब जो ईएमएफ हमारे पास ई है उसका मैग्नीट्यूड हमने माना है सीबी। ईएमएफ ई का जो मैग्नीट्यूड है हमने माना है सीबी, और सीबी को जो एक्स है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
तो अगर ये गामा बाई 2 है तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, गामा बाई 2। मतलब जो एक ईएमएफ है वो अपने ओरिजिन के साथ कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, गामा, गामा बाई 2, गामा बाई 2, करेक्ट। सिमिलरली जो दूसरा ईएमएफ है जिसका मैग्नीट्यूड हमने लिया है ई और उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी और डी से, तो बी और डी को देखिए, ये एंगल कितने का बनेगा, बी और डी दूसरा ईएमएफ सेम है, जिस तरह का नेचर इस ईएमएफ का है सेम इस ईएमएफ का भी है, तो ये भी एंगल बन जाएगा गामा। सिमिलरली तीसरा वाला ईएमएफ का भी एंगल बन जाएगा गामा, करेक्ट। तो आप मुझसे पूछो कि ये पूरा ईएमएफ कितने का होगा, पूरा ईएमएफ कितने का बनेगा, कितने एंगल का बनेगा ये पूरा का पूरा ईएमएफ, तो आप क्या बोलोगे, गामा गामा और गामा, दैट इज 3 गामा, करेक्ट। 3 गामा क्या है, 3 क्या है, याद करिए ऊपर हमने 3 क्या है, एम, तो ये है एम गामा। तो ये पूरे का पूरा एंगल बन रहा है एम गामा के बराबर। टोटल एंगल ऑफ 3 कॉइल्स इज इक्वल टू एम गामा। आई होप ये आपको क्लियर होगा, राइट। अब एक काम करते हैं कि इस रिजल्टेंट को बाहर ले लेते हैं, टेक आउट द रिजल्टेंट, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टेक आउट द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं। रिजल्टेंट हमारा क्या है, सी ए, रिजल्टेंट हमारा है सी ए, ये है सी, ये है ए, और यहाँ कहीं पे है आपका ओरिजिन ओ, ये ओ। हम इसको इक्वल एंड इक्वल पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब एक चीज मुझे बताइएगा कि ये पूरा का पूरा एंगल कितने का बनेगा, इसे भी कोई पॉइंट मान लीजिए, इसे मान लीजिए डी, ये पूरा का पूरा एंगल कितने का बनेगा मुझे बताइए, या ये पूरा का पूरा एंगल एम गामा ही तो है, तो ये पूरा का पूरा एंगल बन रहा है एम गामा के बराबर। तो ये आधा एंगल कितने का बनेगा, ये वाला एंगल कितने का बनेगा, ये बनेगा एम गामा बाई 2, ये एंगल है 90 डिग्री का, और जो लेंथ आपकी सी डी की है वही लेंथ डी ए की। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ओ ए डी, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए डी, बहुत आसान है गाइस, बस ध्यान दीजिए थोड़ा सा। फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए डी, यहाँ से आप मुझे साइन एम गामा 2 की वैल्यू बता सकते हो, साइन एम गामा बाई 2 इस ट्राइंगल की, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है इससे इससे आप साइन एम गामा बाई 2 की वैल्यू आप बता सकते हो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है एडी, ये जो एडी दिख रहा है आपका परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस क्या दिख रहा है आपको ओ ए, तो ओ ए, तो सॉरी नॉट ए बी, दिस इज ए डी, ये है ए डी। तो साइन एम गामा बाई 2 इज इक्वल टू ए डी अपॉन ओ ए, तो हम ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए साइन एम गामा बाई 2। तो अगर हम ए डी की वैल्यू निकालें, सॉरी ए सी की वैल्यू निकालें, तो ए सी बराबर क्या होगा, 2 ए डी और डी सी दोनों लेंथ बराबर है,
तो अगर हम AC की वैल्यू निकालते हैं तो AC की वैल्यू हम बोल सकते हैं 2AD के बराबर होगी, और AD की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है इक्वेशन फर्स्ट से। तो AC क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ OA साइन M गामा बाई 2। ये याद रखिएगा, आगे बहुत काम आने वाला है। साइन M गामा बाई 2, ये AC की वैल्यू आ गई, राइट। ये क्या हो गया, ये हमारा वेक्टर सम निकल गया गाइस, ये निकल गया वेक्टर सम, करेक्ट। अब आप मुझे बताइए, हम निकाल लेते हैं अलजेब्रिक सम, तभी तो हम केडी निकाल पाएंगे। केडी होता क्या है, वेक्टर सम अपॉन अलजेब्रिक सम। तो वेक्टर सम तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालने की कोशिश करते हैं अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम के लिए कोई एक ईएमएफ ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये वाला ईएमएफ ले लिया है, इस ईएमएफ को हम कंसीडर करते हैं सी बी। तो लेट अस टेक ईएमएफ सी बी। तो ये ईएमएफ हमने ले लिया, ये जो डिस्टेंस है ये है सी, ये है बी। ये ओरिजिन से कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, पहले सेंटर से हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट एफ, ये है ओरिजिन ओ। अब एक ईएमएफ ओरिजिन के साथ कितना एंगल बना रहा था, याद करिए, गामा। तो ये पूरा का पूरा एंगल अगर गामा है तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, गामा बाई 2। तो यहाँ से साइन गामा बाई 2 लगाइए फ्रॉम ट्राइंगल एफ बी ओ। फ्रॉम ट्राइंगल एफ बी ओ, साइन गामा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन गामा बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, एफ बी। तो एफ बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ओ बी, ओ बी। अब इस फेजर को ध्यान से देखिए, अगर हम ये पूरा कंप्लीट ईएमएफ ड्रॉ करते हैं तो हमें मिलेगा एक सर्कल, और ये ओ सी या जो ओ ए है और ये ओ बी है, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। अगर हम पूरा ईएमएफ ड्रॉ करते जाते हैं हर कॉइल का तो हमें एक सर्कल मिलता है, राइट। अरे ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से अगर हम प्लॉट करें तो हमें एक सर्कल मिलेगा, और ओ सी, ओ बी, ओ ए, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। मतलब रेडियस हमेशा किसी भी सर्कल की बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। बट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। तो साइन गामा बाई 2 इज इक्वल टू एफ बी अपॉन ओ ए। तो यहाँ से हम एफ बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ बी क्या हो जाएगा, ओ ए टाइम्स ऑफ साइन गामा बाई 2। तो अगर यहाँ से हम बी सी निकालें, आपको पता है कि जो डिस्टेंस एफ बी की है वही डिस्टेंस एफ सी की है। तो अगर हम पूरा बी सी निकालते हैं तो बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ बी, यही तो हो जाएगा। और एफ बी हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ ए साइन गामा बाई 2। आप चाहो तो ये मल्टीप्लाई वाला टर्म हटा सकते हो। ये हमें मिल गया क्या, वेक्टर सम, सॉरी अलजेब्रिक सम।
करेक्ट। अब हम निकाल सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है गाइस? के डी। ये होता है वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ अपॉन अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ। तो वेक्टर सम हमने क्या निकाला है? 2OA साइन एम गामा बाई 2। तो के डी क्या हो जाएगा? वेक्टर सम है 2OA साइन एम गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई एल्जेब्रिक सम हमने क्या निकाला? 2OA साइन गामा बाई 2। तो यहाँ से OA से OA कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हमें हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या मिला? साइन एम गामा बाई 2 अपॉन साइन गामा बाई 2। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको केपी निकालना बताया था, यहाँ पे मैंने आपको केडी निकालना बताया है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या शॉर्ट पिच करते हैं तो हमेशा हमारे टोटल ईएमएफ पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा जो टोटल ईएमएफ है वो क्या होता है? E इज इक्वल टू 4.44 एफ फाई नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। ये हमारा होता है टोटल ईएमएफ। ये टोटल ईएमएफ तब का है जब हमने ना तो कॉइल को शॉर्ट पिच किया है ना तो डिस्ट्रीब्यूट किया है। बट आफ्टर शॉर्ट पिचिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग, शॉर्ट पिचिंग और वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब हमें ईएमएफ मिलेगा तो वो कितना मिलेगा? 4.44 एफ पाई नंबर ऑफ टर्न पर फेज। बट शॉर्ट पिचिंग की वजह से एक फैक्टर केपी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक फैक्टर केडी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये फाइनल ईएमएफ होगा आफ्टर शॉर्ट पिचिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। केपी कैसे निकालते हैं, केडी कैसे निकालते हैं, ये अभी हमने देखा, राइट। और अगर हम केपी और केडी की अलग से बात करें तो इसे बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर केडब्ल्यू। केपी इंटू केडी दैट इज पिच फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू वाइंडिंग फैक्टर। केडब्ल्यू क्या है यहाँ पे? वाइंडिंग फैक्टर, राइट। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कुछ ही देर में आने वाला है वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर तो करना भूलिएगा मत। थैंक यू वेरी मच।